नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। लेकिन सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सबके जीवन में खुशियों के रंग घुलें, आपके जीवन में खुशियों से आप सराबोर हो जाए पूरा परिवार आपका। न्यूज लॉन्चर की तरफ से, न्यूज लॉन्चर परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अब सबसे पहले जोड़ लीजिए जरा कंट्रोल रूम, भाव को जोड़ लीजिए। आज सब दूर-दूर से हम लोग बैठे हुए हैं होली के माहौल में, चारों तरफ गाना बजाना है, म्यूजिक भी थोड़ा हो सकता है बैकग्राउंड में है। स्वागत है भाऊ, स्वागत है, हैप्पी नमस्ते, होली नमस्ते। सबको आपको। जी, बिल्कुल, सभी सभी दर्शकों को होली बहुत मुबारक हो। और जैसा कि आशीष जी ने कहा कि समस्याएँ अपनी जगह पे होती हैं। ज़िंदगी ही जद्दोजहद का नाम है। समस्याओं को लड़ने के लिए हम लोग साथ में हैं ही, सब साथ में मिलके अपनी जीवन यापन करते हैं। लेकिन हाँ, खुशियाँ, त्योहार, इनकी एक अलग जगह होती है। वहाँ बिना किसी लाग-लपट, बिना किसी मन में कुछ भाव रखे उत्सव और त्योहार मनानी चाहिए। तो आज इस रंग के उत्सव में हम सभी को न्यूज़ लॉन्चर की तरफ से हम भी एक रंग भरने का प्रयास करते हैं। लोगों को लगता है हम ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन नहीं, हम बहुत सारे कलर लेके आते हैं। हम अलग-अलग विषयों पे, अलग-अलग बात पे आपके पास हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही है, शब्दों से ही कलर भरने का प्रयास करते हैं। तो आप सबको शुभकामनाएँ हैं। और हमने ये तय कर लिया था कि चाहे त्योहार हो, होली हो, खबरें आपके पास पहुँचनी चाहिए। जब भी आप दुनिया में आपने भले ही उत्सव में मग्न हो, लेकिन दुनिया में क्या चल रहा है इसकी खबर और जो कुछ चीज़ें हो रही है इसका विश्लेषण न्यूज़ लॉन्चर लगातार आपके पास आता रहेगा, क्योंकि यही रोज़ हम इसी को होली और दिवाली मनाते हैं। हम शब्दों के साथ खेलते हैं, फ़र्क इतना है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि खबर ही हमारा संसार है और आप सब हमारा परिवार हैं। तो त्योहार के दिन हम आपको कैसे छोड़ देंगे? हम आपसे अलग कैसे हो सकते हैं? तो आ गए फिर। अब बात होली की है, तो आज होली से ही जुड़ी कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि मोदी जी के साथियों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या मोदी जी के कुछ दोस्त ही मोदी जी की होली खराब कर देंगे? होली ये फाग जो होता है ना, फागुन, फाग ये लंबा चलता है। आप लोग उत्तर प्रदेश में कानपुर आए, हम लोग मजाक में कहते हैं आज होली का दिन है, तो कई बार कहते हैं कि कानपुर को अलग देश घोषित कर देना चाहिए। तो कानपुर का मिजाज ऐसा है कि वहां पर होली बहुत दिनों तक चलती है। आज के बाद जो लोग जाना शुरू करेंगे उनको लगेगा कि होली आज है, और हर दिन वैसे ही घमासान। तो जो होली है ये लंबा चलता है, फाग है, फागुन का महीना। इसमें ये नहीं है कि आज का दिन है तो आज ही होली खराब होगी जिसकी होगी। मोदी जी के लिए होली का जो पूरा उत्सव है, इसमें रंग में भंग उनके दोस्त डाल सकते हैं। दोस्तों में पहला नाम चंद्रबाबू नायडू का है। हम लगातार कहते रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू एटीएम के रूप में सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एटीएम भी कब तक? कब तक? जब ये लगने लगे कि हमारा एटीएम ही एक्सपायर हो जाएगा या हम इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेंगे, तो फिर आदमी चेंज कर लेता है, अकाउंट बदल देता है, बैंक चेंज कर लेता है। साउथ का जो विवाद छिड़ा जिसकी अगुवाई स्टालिन कर रहे हैं, उसके बाद हालात वहां दिनों दिन बदलते जा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू के मसले में पवन कल्याण की भूमिका बहुत बड़ी है। पवन कल्याण के पीछे से मोदी और शाह एक बड़ी राजनीति साउथ में दस्तक देने के लिए, कर्नाटक और तेलंगाना के और पीछे जाने के लिए एक बड़ी चाल उसको चंद्रबाबू समझ चुके हैं। अब वो क्या है पूरी कहानी जरा भाव से समझते हैं, क्योंकि भाव इसको थोड़ा और अपने अंदाज में बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। भाऊ, ये चंद्रबाबू नायडू के मन में क्या चल रहा है? क्योंकि 22 तारीख, मैंने कहा 22 तारीख बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 22 तारीख से पहले ही चंद्रबाबू नायडू की दिशा दशा और रास्ता ये तीनों बदलते नजर आ रहे हैं। देखिए आशीष, मैं थोड़ा-सा पीछे चले के चलता हूँ। ये पहली बार नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ है। इसके पहले भी एनडीए के साथ थे। जब एक बार सरकार में थे तो उनके लोग मंत्री थे। उसके बाद उन्होंने सारे मंत्री विथड्रॉ के लिए सिर्फ स्पीकर पद ले लिया। फिर स्पीकर पद भी छोड़ दिया और बाहर हो गए। उसके बाद फिर आए तो उन्होंने ऐसे बिल्कुल ही सेकेंडरी मंत्री पद ले लिए। तो जब वो छोड़ के चले गए तो तब हम आदरणीय प्रमोद महाजन जी तब
जिंदा थे और बहुत बागडोर वही उन्हीं के हाथ में थी, वही चाणक्य हुआ करते थे। जब एक बार ऐसे ही मराठी लोगों से बात करते हुए हमने कहा कि अ, प्रमोद जी, ये आपने मराठी में बात हो रही थी कि आपने ये कैसा जाने दिया इनको। उन्होंने कहा कि हर चीज की एक लिमिट होती है। चंद्रा बाबू नायडू इतने हार्ड बार्गेनर है और हर समय यदि वो लगातार अपने राज्य के लिए पैसा मंगाए लेते जाएंगे तो देश हम चला रहे तो हमें बाकी राज्य भी देखने होते हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेके तमिलनाडु तक हर राज्य को कुछ ना कुछ देना होता है। हर राज्य का एक शेयर बनता है। हम मात्र आंध्र प्रदेश फोकस्ड ही नहीं रह सकते। और तभी उन्होंने कहा कि कुछ डिमांड बिल्कुल असहाय, मतलब जैसा आपने कहा कि एटीएम खत्म हो जाएगा, जब एटीएम कैश उकलना खत्म हो जाएगा या एटीएम के लिए इतनी भारी रकम निकालना मुश्किल हो जाएगी तो एटीएम फेल हो जाएगा। वैसी ही स्थिति चंद्रबाबू नायडू करते हैं और समय समय पे वो लगातार तोल के माप के कितना ले सकते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये अच्छा वो अपने राज्य के लिए करते हैं। एक 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 वो परिस्थिति है। अब वो उस परिस्थिति को कितना रेजिस्ट कर पाएंगे मोदी जी, क्योंकि अभी तक तो करते हुए दिखाई नहीं देते। वो तो नीतीश कुमार को तो हैंडल कर पा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो मांगते हैं वो देना पड़ रहा है। एक तो ये बात। दूसरी बात, ये बीजेपी और अटल जी की बीजेपी अलग है। 2014 के बाद बीजेपी में बहुत ज्यादा फर्क आया। बीजेपी एक विस्तार का फोकस लेके चल रही है। उन्हें अब पूरे राष्ट्र पे छाना है। नॉर्थ ईस्ट उन्होंने कवर कर लिया, ईस्ट में घुस गए, बंगाल छोड़ा और नॉर्थ में बिहार छोड़ा, तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। बिहार में भी इसलिए है कि नीतीश कुमार अभी वहां मुख्यमंत्री, अपने मुख्यमंत्री को लेके हर जगह पे वो व्याप्त है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने खेल किया, उसके बाद अपने मुख्यमंत्री ले आए। अब साउथ में कर्नाटक के बाद उनका जो सॉफ्ट टारगेट था वो तेलंगाना था, आंध्र प्रदेश था, क्योंकि ये दोनों तेलुगु स्पीकिंग राज्य है। उसके बाद तमिलनाडु और केरल आखिर में जाएंगे, क्योंकि वो वामपंथी दलों से उनकी लड़ाई है। तो अब ऐसी स्थिति में तेलंगाना, जब आंध्र प्रदेश में जो डिवाइडेड आंध्र प्रदेश है, यहां टीडीपी का साथ लेना उनके लिए अनिवार्य हो गया था, क्योंकि वहां वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी आमने सामने थे। इसी बीच में पवन कल्याण की एक क्षेत्रीय दल, छोटा लेकिन वो बीजेपी का शैडो है ये कहा जाए, या बीजेपी का ही एक नया वर्टिकल है ये कहा जाए, जनसेना पार्टी जेएसपी का जन्म हुआ। अब पवन कल्याण जब सत्ता पहले चुनाव लड़े तो पवन कल्याण का हिंदुत्व ये बीजेपी के आज के हिंदुत्व को सूट करता है। ये अटल जी के हिंदुत्व को सूट नहीं करता। ये अटल जी अडवाणी वाले एरा को सूट नहीं करता। अटल जी अडवाणी के एरा में जो काम बाल ठाकरे कर रहे थे वो काम पवन कल्याण आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं। एक उग्र हिंदुत्व की छवि लेके चल रहे हैं। उनका हिंदुत्व कई बार संघ से भी आगे जाता है। उनका उग्रवाद, हिंदुत्व उग्रवाद विचार जो है वो कई बार बीजेपी के भी आगे जाता है। मैं इसकी तुलना सिर्फ बाल ठाकरे से कर सकता हूं, क्योंकि बाल ठाकरे का हिंदुत्व किसी की औकात नहीं थी कि ये बोलने के लिए कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुसलमान पत्रकार चले जाए या मेरे सभा से मुस्लिम लोग चले जाए। ये बोल के बाल ठाकरे करते थे। तो वो कहीं ना कहीं उसी का कॉपी आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण कर रहे हैं, और पवन कल्याण को पूरी ताकत बीजेपी दे रही है, क्योंकि डायरेक्ट बीजेपी का वहां एंट्री नहीं है। बीजेपी आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो बीजेपी के लिए जो पहला स्टेपिंग स्टोन होगा, जो ओटीपी है बीजेपी का आंध्र प्रदेश में बड़े लेवल पे अपनी एंट्री करने के लिए, वो है पवन कल्याण। अब सवाल ये है, पवन कल्याण ग्रो करेगा तो किसकी जगह लेगा? पवन कल्याण जितना बड़ा होगा उतनी टीडीपी सिकुड़ जाएगी, क्योंकि वाईएसआर का वोट बैंक अपने पास है, उसके पास है। जो फेंस सीटर थे वो टीडीपी में चले गए। अब पवन कल्याण वाईएसआर को तो नहीं खा पाएगा, तो पवन कल्याण का उग्र हिंदुत्व ये धीरे धीरे टीडीपी का वोट शेयर ले जाएगा। इसके लिए टीडीपी भी चिंतित है। मुसलमानों की कोई इतनी बहुत बड़ी तादाद नहीं है
मतलब मुसलमान कोई 25% नहीं है आंध्र प्रदेश में। लेकिन मुसलमानों के लिए यदि आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन की भी बात हुई जा रही है, उनको मस्जिद का मेंटेनेंस का खर्चा होना चाहिए, उनके लिए एक अलग कारपोरेशन की व्यवस्था हो रही है, तो इसका मतलब टीडीपी अपनी सेक्युलर छवि बनाए रखने के लिए, हम बीजेपी के साथ है लेकिन सेक्युलर है, ये बताने के लिए मुस्लिमों को दिल खोल के मदद कर रही है। और पवन कल्याण लगातार मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं। तो टीडीपी का जो तबका जो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ झुकेगा, वो सारा का सारा पवन कल्याण के साथ जाएगा। तो टीडीपी को आगे डर पवन कल्याण का है। मैं एक आंध्र प्रदेश के पत्रकार से जब बात कर रहा था, तब मैंने उनको कहा था कि टीडीपी को डर नहीं होना चाहिए बीजेपी का। अक्सर बीजेपी जिस रीजनल क्षेत्र के साथ, रीजनल पार्टी के साथ अपना गठबंधन करती है, उसे खा जाती है। ये बीजेपी का इतिहास रहा है। तो टीडीपी के साथ इतना है क्योंकि बीजेपी को खाने के लिए दांत भी तो चाहिए, वो दांत है नहीं आंध्र प्रदेश में। तो उनने कहा कि जब इंसान के दांत नहीं होते तो वो आर्टिफिशियल दांत फिट कर पाता है। ये पवन कल्याण दांत है बीजेपी के। आप पवन कल्याण को कमजोर मत समझिए। पवन कल्याण की पार्टी कब बीजेपी में मर्ज हो जाएगी बता नहीं सकते। और आने वाले समय में पवन कल्याण ही बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा, ये भी लिख लीजिए। उसे ग्रूमिंग ही उस हिसाब से किया जा रहा है। अब पवन कल्याण की अपनी पार्टी का बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है आंध्र प्रदेश में, बड़े लेवल पे। मतलब कल शुरू हो गया उनका अधिवेशन 13 तारीख, और अब ये प्रोग्रेस में है। उसमें वो कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के लिए जो क्लियर विजन है, वो विजन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट का विकास और यहाँ के लोगों की भलाई, ये सिर्फ जेएसपी ही सोच सकती है। यहाँ एनडीए गठबंधन नहीं बोला उन्होंने, यहाँ बीजेपी टीडीपी नहीं बोला। और आगे उन्होंने, हाँ, और आगे उन्होंने कहा कि फाउंडेशन डे जो आज, सही समय पे आपने विषय उठाया, आज ही उनका फाउंडेशन डे है 14 मार्च को। आज के दिन फाउंडेशन डे जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पिथापुरम में, वो आने वाले भविष्य की रूपरेखा रखेगा। मतलब जेएसपी इज हियर टू स्टे, जेएसपी इज हियर टू ग्रो, जेएसपी इज हियर टू रूल। ये 3 शब्द है। जेएसपी एक टेम्पररी फेज नहीं है। जेएसपी यहां पूरी ताकत के साथ रहेगी और बढ़ेगी, और आने वाले समय में जेएसपी यहां सत्ता में रहेगी। तो वहां जाएगा कौन? टीडीपी चला जाएगा, टीडीपी जाएगी। बीजेपी का एक ऑफशूट है। जैसे कई बार क्या होता है कि होटल में, मैं होटल की परिभाषा में बोलूं तो ताज ग्रुप के बहुत बड़े बड़े होटल हैं, सब 5 स्टार होटल है ताज ग्रुप के। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यवसायी है कि जो ताज के साथ रहना चाहते हैं लेकिन इतने बड़े होटलों में नहीं रह सकते। कुछ बिजनेसमैन होते हैं, छोटे बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए ताज ने नए ब्रांड बनाए है होटल ताज ग्रुप के ही, लेकिन सस्ते वाले। तो ये बीजेपी का ही एक नया ब्रांड है पवन कल्याण। जन सेवा पार्टी ये बीजेपी की ही एक ऑफशूट है, यदि ये मैं कहूं तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि धन बल दोनों बीजेपी से मिल रहे हैं उनको। हाँ। उप मुख्यमंत्री यदि वो वहां है इतने कम विधायकों के साथ, तो बीजेपी की वजह से है, बीजेपी के कोटे में है वो, और इसीलिए वहां की सरकार एनडीए की सरकार कही जाती है। तो ये बात जब सारी दुनिया समझ रही है, तो चंद्रबाबू नायडू तो बहुत शार्प पॉलिटिशियन है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनकी उम्र और उनकी तबीयत,
इन दोनों का समन्वय करने के लिए उन्हें पता है कि और अगला इलेक्शन मुश्किल होगा। हम्म। इसके लिए वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी जो मिनिस्टरों की रेटिंग आई थी हम्म। आंध्र प्रदेश में, उस रेटिंग में सबसे मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर उनके बेटे हैं, हाँ, नारा लोकेश। नारा लोकेश। हम्म। तो वो नारा लोकेश को देखिए, वो गलती जो की केसीआर ने, हम्म। वो गलती चंद्रबाबू नायडू नहीं करेंगे। कुछ तो सीखेंगे केसीआर से। केसीआर ने केटीआर को मंत्री तो बनाया, हम्म। लेकिन चपरासी बना के रखा था। हाँ। हम्म। क्योंकि केसीआर खुद को ही अभी रिटायर्ड मान नहीं रहे थे। यदि केसीआर ने थोड़ा बेटे को प्रोजेक्ट करके युवाओं के हाथ में दी होती चीजें, तो शायद नतीजे तेलंगाना में अलग होते। और उसके पास तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से लड़ाई थी। बीजेपी भी केसीआर के सर पे चढ़ हाथ पकड़ के ही घुसी थी अंदर। हम्म। ओरिजिनली जो राव साहब की जो पार्टी है, हम्म। उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट साइड, जो सॉफ्टनेस थी, वो बीजेपी की तरफ ही थी। हाँ। जब केसीआर से मेरी बात हो गई, वो तो नरेंद्र मोदी को बहुत बड़े मानते थे। हम्म। केसीआर ओरिजिनली संजय गांधी के मित्र। हम्म। संजय गांधी के पीक पीरियड में, और जब इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर थी, तब कंधे से कंधा मिला के दिल्ली में लड़ने वाले केसीआर थे। लेकिन संजय गांधी की मृत्यु के बाद केसीआर अलग हो गए, हम्म। बिल्कुल कांग्रेस से अलग हो गए। और फिर कांग्रेस से अलग होने के बाद दूसरी धुरा बीजेपी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो घर घर नल योजना जो है, ये योजना मेरी थी, जो मैंने नरेंद्र मोदी जी को समझाई थी। मोदी जी वो योजना हाईजैक कर गए। बोले चलो देश के लिए किए, मुझे बुरा बुरा नहीं लगेगा। तो उनके बातों से उनका आक्रोश कांग्रेस के प्रति ज्यादा था और बीजेपी के प्रति कम। हम्म। वो बीजेपी को अरोगेंट मानते थे, लेकिन कांग्रेस को अपना दुश्मन मानते थे। हम्म। वही हालत टीडीपी की है। टीडीपी की उत्पत्ति ही कांग्रेस से हुई है। यदि चंद्रबाबू नायडू को उस समय चुनाव में टिकट दे देते, तो टीडीपी का जन्म ही नहीं होता। अपने दामाद को टिकट नहीं दिया, इसलिए ससुर इतने गुस्सा हो गए। और एनटीआर भगवान के नाम जैसे पूजे जाते थे आंध्र प्रदेश में, तेलुगु स्पीकिंग में। बहुत बड़े एक्टर थे और हमेशा भगवान का रोल करते थे, विष्णु का रोल करते थे। तो उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो एनटीआर ने टीडीपी का जन्म किया। और पहले इलेक्शन में चुनाव भी जीते और सत्ता में भी आ गए। और तब कांग्रेस विरोधी जो एक धुरा बनी थी, उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण किरदार था उनका। धन बल से पूरा साथ में लगे रहते थे। देवीलाल थे हरियाणा उत्तर में, और दक्षिण में एनटीआर। पूर्व में पटनायक, बिजू पटनायक। तो ये एक ट्रायंगल था वो पूरे पुराने इतिहास का। लेकिन बीजेपी जो वो थी और आज की है, बहुत फर्क है। नहीं भाऊ, अटल जी के बीजेपी ने कभी शिवसेना को खत्म करने का सोचा नहीं। नहीं, ये जो पूरा बैकग्राउंडर आपने बता दिया, पूरा बैकग्राउंडर बता दिया, पृष्ठभूमि आपने बता दी। इसी पृष्ठभूमि के आईने में अगर आप देखिए तो दो तीन चीजें, दो तीन पॉइंट्स बहुत गौर करने वाली है। तेलंगाना में जब रमजान में 1 घंटे की छुट्टी बढ़ाई तेलंगाना की सरकार ने, रेवंत रेड्डी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने सर पे उठा लिया था आसमान।
वो भयंकर बिल्कुल। विरोध, मुस्लिम तुष्टीकरण है, इस सरकार को इस्तीफा देना होगा, जवाब देना होगा, जो उनके मनमाफिक मुद्दा होता है ना, कि बैठे हाँ, बिठाए बिल्कुल, उनके बिल्कुल। मनमाफिक मुद्दा मिल गया। जिस दिन इन्होंने हंगामा किया, ये हंगामा अभी 24 घंटा गुजरा था हंगामा किए हुए इनको, और ये मामला चलता पूरे महीने, पूरे रमजान। लेकिन बिल्कुल। 24 घंटे के भीतर ही चंद्रबाबू नायडू ने वही फैसला आंध्र प्रदेश में ले लिया। अब यहाँ वो पार्टनर हैं। उसके बाद सबके मुंह में 250 ग्राम दही जम गई। तब से मुंह नहीं नहीं, खोले हैं कि दही बाहर आ जाएगी। चंद्रा बाबू नायडू जो है, हम्म, उनका घोषणा पत्र, जो एनडीए का घोषणा पत्र माना जाता है, उनको मुसलमान समाज के लिए जो काम हो रहा है आंध्र प्रदेश में, उसका जिक्र करते से ही आपके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन चुप हो जाते हैं। हाँ, वही मैं कर, ये पहला पॉइंट है, एक पॉइंट पहला। दूसरा, जनसंख्या बढ़ाने को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने वहां पर अपने लोगों को, मतलब अपने तेलुगु लोगों को उन्होंने इनाम तक रख दिया कि भाई ऑफर है, ये गाय देंगे, बछड़ा देंगे, पैसा देंगे, सब कर दिया। चौथा, आप देखिए स्टालिन की अगुवाई में जो शुरू हुआ है साउथ के राज्यों का, वो प्रोटेस्ट अभी भी नेशनल मीडिया पर उसकी गंभीरता पर चर्चा नहीं हो रही है। वो बहुत नहीं, गंभीर मसला है, बहुत गंभीर मसला है। वहां पर भी चंद्रबाबू जा रहे हैं। अगर चंद्रबाबू स्टालिन के साथ बैठ गए, चंद्रबाबू, अच्छा ये बड़ा गौर करने वाला है वो मोर्चा। भाऊ, डीएमके के साथ एआईएडीएमके बैठ रही है। ये दक्षिण की राजनीति का, अगर कोई ये परिसीमन की गंभीरता को समझना चाहता है, तो एआईएडीएमके डीएमके के साथ टेबल पर बैठे एक मुद्दे पर कहे हाथ मिला करके लड़ेंगे, इससे बड़ा कोई खतरे की घंटी नहीं हो सकती है इस राजनीति के लिए। और अगर मैं नायडू वहां बैठ जाते हैं। आशीष, हाँ, न्यूज लॉन्चर पे एक कार्यक्रम में ये मैं बोल चुका हूँ। हाँ, मैंने बोला, आपको इस बात का अभी अहम ही नहीं है दक्षिण में क्या चल रहा है। हम्म, यदि इस परिसीमन को आपने और ज्यादा पुश किया, तो क्या भारत का एक टुकड़ा करने के लिए और तैयार है आप? हमारा कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, आज उसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम्म, आज चीन से हम लगातार लड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारे भूमि में ना घुसे। हम्म, लेकिन क्या दक्षिण भारत को अलग होने देंगे हमारे देश से? और ये अगलावाद का बीज रोपण करने का काम आप करोगे यदि आप परिसीमन को पुश करोगे। हम्म, क्योंकि यदि दक्षिण के राज्यों का केंद्र में कोई अधिकार ही नहीं रहा, और अधिकार आपके संसद में जो ताकत मिलती है आपको आपके विधायक सांसदों से, उससे होता है। यदि कल इन सांसदों की कुछ औकात ही नहीं रही, दक्षिण के सारे दक्षिण के सांसद एक होने के बाद भी केंद्र से एक ढेला नहीं ले पाए, और सिर्फ उत्तर भारत और पूर्वी भारत के लोग ही, मध्य भारत के लोग ही राज करें और अपने अपने लिए काम करें, तो दक्षिण भारत की यहां ये बीजारोपण होगा कि नहीं होगा? हम्म, वो वहां से एक एक कट्टरवादी नेता का एक आरोप, एक स्टेटमेंट है जो नेशनल मीडिया नहीं दिखाता है। हम्म, आप वहां के क्षेत्रीय अखबार पढ़िए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। आप समझ ही नहीं रहे आप किस तरह जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यदि हमें आप यदि हमें न्याय नहीं दे सकते तो फिर हमें अलग कर दीजिए, हम हमारा हम्म। देख लेंगे दक्षिण भारत क्या करना है। और यदि यानी अगर ये मसला आ गया, बड़े लेवल पे आ गया, तो मैं बोलता हूं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो भारत, जिनके लिए तकलीफ हो रहा है, हाँ, भारत का बड़ा होना जिसको तकलीफ दे रहा है, भारत का इतना बड़ा उपभोक्ता जिसको तकलीफ दे रहा है, इसीलिए ये परिसीमन का ही बेस है जिसके ऊपर 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को दक्षिण रिजेक्ट कर रहा है। कर दिया पूरी क्योंकि तरह। उनको ये लग रहा है कि शन्य 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 ये नॉर्थ दक्षिण को डिक्टेट करने लगा है, हम क्या करें ना क्या ना करें। प्रैक्टिकलिटी की बात है ना। आप एक क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी फिक्स करिए, हम्म,
आपने तो एजुकेशन में कहा कि क्षेत्रीय भाषा में भी इंजीनियरिंग हो जाएगा आदमी, मेडिकल करेगा आदमी। आप हिंदी क्यों थोपना चाहते हैं जबरदस्ती? या फिर बाकी भाषा, साउथ इंडियन भाषा भी आप नॉर्थ में कंपलसरी करिए। ऐसे कई हम्म मसले हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आप उसकी बात करिए, छोड़िए। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो कोई ज्यादा दूर नहीं उत्तर से, हम्म नर्मदा क्रॉस करके महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का विदर्भ का एरिया छोड़ा, जो पहले सीपी बेरार में था, हम्म जो पहले मुगलों का दक्कन हुआ करता था, या पीछे से निजाम का कुछ पोर्शन था विदर्भ में, विदर्भ मराठवाड़ा, वहां हिंदी बोली जाती है। हम्म इसलिए विदर्भ वालों की हिंदी को इतनी बुरी नहीं लगेगी। आप मुंबई, कोंकण, पश्चिम महाराष्ट्र, यहां की हिंदी बोलते हुए लोग देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। हम्म वो हिंदी बोल नहीं पाते हैं क्योंकि हिंदी से उनका दूर दूर से वास्ता नहीं था। नहीं नहीं भाऊ, सबसे बड़ी बात है कि भाषा क्योंकि भाषा या मुगल थे, या मुगल थे, हिंदी थी। तो मेरी जो दादी थी, हम्म उसको कभी गांव से घर आती थी, हमारे यहाँ टूरिंग टॉकीज थी, हम दादी को ये कहते कि चलो दादी पिक्चर देखोगी, सिनेमा देखोगी आज? तो बोले कौन सी भाषा में है? हमने बोला हिंदी में है। वो मराठी फिल्म देखने के लिए तैयार होती थी। हिंदी फिल्म बोलती से बोलती नहीं, मुसलमानी भाषा है, मुझे नहीं समझती। हम्म वो हिंदी को मुसलमानी भाषा समझती थी, हम्म क्योंकि भाई मुगल का पूरा इंपैक्ट था। पीछे से जो जिला मेरा यवतमाल है, वो पीछे से वो निजाम को लगते था, बॉर्डर पे था। हम्म, हाँ, तो आपको ही देखना होगा। इसलिए विदर्भ के लोग ठीक ठाक हिंदी बोलते हैं। आप पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों को हिंदी बोलने में बहुत गड़बड़ा जाते हैं। वो अभी अभी तो थोड़ा हिंदी का चलन चला है। नहीं तो बात तो एक ये बात, यदि मैं महाराष्ट्र जो बिल्कुल बॉर्डर पे लग के है, महाराष्ट्र जहां बॉलीवुड है, जहां हिंदी फिल्में बनती है, बंबई या हिंदी आप समझ ही नहीं समझ सकते। वो गुजराती, हिंदी और पारसी का मिक्स है। हम्म क्या मंगरेला, किधर जा रेला, हम्म हम्म ये अलग है। तो आप किसी दक्षिण, जिनके लिए बिल्कुल ये भाषा एकदम ही नहीं है, दक्षिण के भाषा का बेस संस्कृत है, कई जगह प्राकृत है। मराठी में, मराठी भाषा का यदि आप बेस पकड़े तो प्राकृत है, हम्म जो पुराने जमाने में लिखी है। जब जो लिखा हुआ है, ज्ञानेश्वर की ज्ञानेश्वरी लिखी हुई है, उसके कई शब्द आज के मराठी को नहीं समझ में आता। वो जो पसायदान है, उन्होंने आखिरी प्रार्थना लिखी, और जो विश्व की सबसे बड़ी प्रार्थना मानी जाती है, हम्म अलग कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई। वो किसी मराठी को सुनू तो उसका अर्थ नहीं बता पाएगा। आता विश्वात्मक के देणे एणे वाग्यज्ञ तोषावे तो सुनी मजदावे पसायदान है। अरे बाबा क्या है, कौन सी मराठी बोल रहा है? हम्म तो समय के साथ आप इसीलिए भाषा ही कम्युनिकेशन का जरिया है। तो आप कोई चीज कंपल्सरी नहीं थोप सकते। लेकिन वो हिंदी भी एक्सेप्ट कर लेते, मैंने कहा। लेकिन ये परिसीमन के बाद उनके दिमाग में एक बात ठूस गई कि ये हम पे सिर्फ अधिकार चाहते हैं, बिना हमें कोई राइट्स दिए। ये नहीं हम पे इसी अधिकार चाहते हैं बिना किसी हमारे अधिकार हो, और अधिकार होते हैं संसद की आपकी ताकत से। आज होली पर ये शो इसीलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें मतलब ये तो अभी अभी की तारीख में इसको अटकलबाजी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर इसका समाधान नहीं निकला तो यहाँ पर सरकार का बचना मुश्किल है। चंद्रबाबू हो, यहाँ तक कि पवन कल्याण, क्योंकि हम्म अपने क्षेत्र की जनता के दबाव को नकार करके आप राजनीति तो दूर की बात है, वहां पर रह नहीं पाओगे भाई अपने घर में, कि चलो अपने ही घर में रह लेते हैं दरवाजा बंद करके, वो भी मुश्किल होगा। इनका क्या है आशीष, नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ की बात करते हैं, साउथ इंडिया में जाके साउथ जैसी बात करते हैं। हम्म मुसलमानों के बीच में जाके रमजान की वो देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। और जैसे ही हिंदू बहुल एरिया में आते हैं,
तो बोलते हो तो साल में 52 बार आता है जुम्मा। हम्म। तो इनका तो इतना दोहरा चरित्र है, इस चरित्र से तुम्हारी क्रेडिबिलिटी भी खराब हो गई। तुम दक्षिण में क्या बोल के आते हो, कोई दक्षिण का आदमी तुम्हारे पे विश्वास नहीं रखता, न कोई नहीं। क्योंकि उत्तर में आते से उत्तर की भाषा बोलने लगते हो। अभी भी आप प्रधानमंत्री देश के हो, लेकिन अपने आप को मानो तो सही। विकास की और उन्नति की बात आती है तो आप गुजरात के प्रधानमंत्री हो, सब कुछ गुजराती, सब जगह ठेके गुजराती, सब जगह काम गुजरातियों को, सब इंडस्ट्रीज गुजराती में। फिर आपको जब दूसरी थोड़ा सा ऊपर उठते हैं आप, तो फिर आप काउ बेल्ट के प्रधानमंत्री हो जाते हो, हिंदी स्पीकिंग की, जहां हिंदुत्व का नाम चले, जहां राम का नाम चले। यदि आप पूरे पूरे भारत के अपने आप को प्रधानमंत्री मानते तो आप मणिपुर जलने नहीं देते। मणिपुर जलने का भी इतना ही आपको तकलीफ होती जितना कोई रोड एक्सीडेंट में गुजरात में 7 या 8 लोग मारे जाने पे ट्वीट आता है। इस देश का उत्तर भारत का किसान मरता है तो आपको तकलीफ नहीं होती, मेरे लिए मरे क्या, ऐसा बोलते हो आप। या जब पुलवामा में मारे जाते हैं लोग, शहीद होते हैं, उनको शहादत का भी दर्जा नहीं मिलता, जिसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। हाँ। तो मेरे अपने सगे क्या होता है, प्रधानमंत्री का देश सगा है, क्योंकि पूरे प्रधानमंत्री देश के सगे हैं। आज वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मेरे प्रधानमंत्री के कार्य पे मैं समीक्षा कर सकता हूं, उनका अवलोकन कर सकता हूं, उन पर टिप्पणी कर सकता हूं, लेकिन जब देश की बात आती है तो मेरे प्रधानमंत्री मेरे लिए वंदनीय है, आपके लिए भी वंदनीय है। खैर, अब वंदनीय किसके किसके लिए रहेंगे इसी परिसीमन के मामले में पता चल जाएगा। नायडू के लिए कतई नहीं रहेंगे, ये तय मान हाँ, लीजिए। बाकी तय तो मान लो। स्टालिन के लिए और इनके तमाम दोस्तों के लिए। तमिलनाडु में सिर्फ एक पार्टी है, एक पार्टी अस्तित्वहीन पार्टी, वो एनडीए के साथ है, मोदी के साथ है। बाकी सारी पार्टियां, और वो पार्टियां जिनमें गला काट दुश्मनी रही है, करुणानिधि और जयललिता, दोनों की पार्टी आज एक टेबल पर है। तो चंद्रबाबू नायडू तो वैसे भी नेचुरल अलाई रह चुके हैं, मतलब पार्टनर, ये इधर भी उधर भी दोनों तरफ रह चुके हैं। 2019 में तो जो है बीजेपी विरोधी मोर्चे की अगुवाई कर रहे थे। तो ये जो है नायडू जाएंगे, उड़ीसा में भगदड़ मचेगी, क्योंकि फिर वहां उड़िया अस्मिता की बात आएगी, उड़ीसा में भगदड़ मचेगी। और होली पर एक चर्चा लाने का मकसद ये था, बाबू ने एक लाइन कही थी, ये दोहरा चरित्र, चरित्र इनका दोहरा है, रंग एक है इनका, रंग एक। और होली पर, होली क्यों, एक रंग, आप सफेद रंग का खाली पूरे देश में इस्तेमाल हो जाए, होली की पहचान गुम जाएगी। सिर्फ ब्लैक का होगा, होली की पहचान गुम जाएगी। होली इसीलिए है कि नीला, पीला, लाल, बसंती, बैगनी, सब जब बहुरंगी होता है तब वही बेसिकली ये संघ और भाजपा का इकोसिस्टम ना, ये होली विरोधी है। आज होली पे बिल्कुल। मस्जिद ढकवा देंगे तिरपाल से, लेकिन इनका जो मूल चरित्र है ये होली विरोधी है। होली एक त्योहार नहीं है, होली एक विचार है, बहुरंगी कल्चर, जहां पर कई रंग इकट्ठा होते हैं तब होली होती है। होली तो भारतवर्ष ही होली है, हमारा देश ही होली है। इतने कल्चर, इतने जाति धर्म जुड़े हुए हैं, इनको ये एक करना चाहते हैं, एक रंगी बनाना चाहते हैं देश को, एक रंगी, जहां पर संघ का विचार हो, भाजपा का विचार हो, इनकी कट्टरता हो, इनकी नफरत वाह। हो, इनकी भाषा हो, इनकी बोली हो, इनका विचार हो, बाकी सब खारिज। और जैसे ये हुआ, फिर नहीं होगी होली, फिर होली देखो खत्म, क्योंकि आशीष, रंग। आशीष, इनसे रंगों की बात करना भी बेमानी है। अंधभक्त क्यों कहते हैं हम, जो भक्ति में अंधे हो गए। और जब वो अंधे हैं उनको कलर का क्या मतलब, उन्हें रंग से कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आपने बाकी वैसे भी चीजों से, ब्लैक एंड व्हाइट में होता है उनका, ब्लैक एंड ब्लैक एंड व्हाइट, व्हाइट। ब्लैक एंड
वो एक रंगी हैं, एक रंगी। वो उनका जो भी आप मानिए, उसको आप प्यार का रंग मान लीजिए, उनको हाँ। नफरत का रंग, उनका एक रंग है। योगी आदित्यनाथ ने परसों बोला कि जल्द ही पूरी दुनिया सिर्फ एक रंग में होगी, भगवान। अब बताइए, जब फिर तुम होली क्या मनाओगे जब पूरा दुनिया एक ही रंग में कर दोगे तो? फिर दिवाली क्या मनाओगे? दिवाली में जो पटाखे फूटते हैं, तो उन पटाखों से आप इन्हें देखिए घड़ियों से अलग-अलग दुर्भाग्य है, रंग निकलता है। ये अपने आप को सनातनी कहते हैं। दुर्भाग्य ये भी है हाँ। कि ये ठीक से सनातनी भी नहीं है। नहीं, 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 अरे नहीं। सनातन धर्म में तो इंद्रधनुष के सातों कलर खिलते हैं। यहाँ मेरे शनि का रंग काला है, तो मेरी माता शक्ति जो है हरे चूड़े में आती है। हुँ। आपने क्या बताऊं मैं? आखिर में आखिर में जो मैंने कहा ना मैंने 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 वही एक, जब वो दीपिका पडुकोने का एक गाना आया था और वो भगवी बिकनी पे अंधभक्त गुस्सा हो गए थे, तब मैंने वो गाना देख के कितनी बिकनियां पहनी, कौन से रंग की वो निकाले थे, और मैंने हर रंग कैसा आध्यात्म और सनातन से जुड़ा हुआ था ये कहा मैंने। तो सारे रंगों पे कहोगे तो उनको तो बिकनी पहनना ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर रंग सफेद, सफेद की भी एक परिभाषा है। हुँ। भीष्म का ध्वज सफेद रंग का हुआ करता था, क्योंकि वो सफेद रंग जो है प्योरिटी बताता है। तिरंगे में यूं ही 3 कलर नहीं है क्या? क्या बताएं इनको? इन्होंने रंग बांट लिए, इन्होंने भगवा अपने बाप का बना लिया, हरा मुसलमानों को डेपुटेशन पे भेज दिया, नीला अम्बेडकरवादियों को भेज दिया, पीला दक्षिण के लोगों को भेज दिया। इन्होंने अलॉट किए कलर। रंग रंग बाँटा नहीं भाऊ, रंग पहले बाँटा था, अब तो बेरंग कर दिया हम लोगों को, बेरंग कर बेरंग दिया, हम लोग बेरंग ज़िंदगी कर से दिया। रंग ही खींच लिया, बेरंग कर दिया। और फिर होली है, तो होली पे आखिर में वही कि बोला था साहब ने बनाएँगे सिंगापुर, और बना क्या दिया? सनी सिग्नापुर। अब किसी को अपने घर में ताला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ है ही जरूरत नहीं नहीं है, है, ताला क्या लगाओगे? कोई है ही नहीं, खोल के है ही नहीं। अब ताला नहीं लगाना है, शनि सिग्नापुर में ताला नहीं लगता है, वहां पर शनिदेव की कृपा है। लेकिन ये कहे थे सिंगापुर बनाने के लिए, बना दिया शनि सिग्नापुर। अब खोल के जाओ, कुछ भी नहीं है किसी के घर में, सबके घर कुछ में भी नहीं। 5 किलो राशन है, वो क्या लग जाओगे? उसमें भी राशन थोड़ा है, मोदी जी की फोटो बड़ी है, वो कोई ले ही नहीं जाता झोला, मोदी जी की फोटो देखता है, चोर भी छोड़ के चला जाता है। ये झोला ना बाबा ना, कान पकड़ के चलिए, बुरा ना मानिएगा। होली है, फिर से होली है। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल फिर नमस्कार। मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे भाव के साथ, मिट्टे मुद्दा भी तो सुखवान खेड़े। नमस्कार। नमस्कार।